नमः संस्कृताय बच्चों। मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आजकल हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार संधि का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम व्यंजन संधि के जो 5 भेद आपके पाठ्यक्रम में हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, विसर्ग संधि पढ़ने से पहले अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि विसर्ग क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और उसके बाद विसर्ग में कौन सी संधियाँ विसर्ग संधि में लागू होती है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हम कोई संस्कृत में शब्द लिखते हैं तो उसमें अपने को एक शब्द मिलता है, जैसे रामः लिखा होता है। ठीक है, तो रामः में अपने पास 2 डॉट होते हैं बाद में। जैसे ये रामः शब्द लिखा है, इसमें 2 ये बिंदु होती हैं। इन बिंदु कहते हैं विसर्ग। अब विसर्ग में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, किस प्रकार ये चेंज होता है और कैसे ये बनता है, ये हमें जानना है। ठीक है, जैसे अपने पास ये विसर्ग है। ठीक है, इस विसर्ग में 4 प्रकार का बदलाव आएगा। कितने प्रकार का आएगा? 4 प्रकार का इस विसर्ग में बदलाव आएगा। कौन से हैं वो भी अपने देखेंगे। 4 प्रकार का जो बदलाव आएगा वो भी देखते हैं कौन से 4 प्रकार का बदलाव आएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये विसर्ग है। ठीक है, ये विसर्ग, इस विसर्ग का बनेगा स। पहला बदलाव बनेगा स। दूसरे में विसर्ग का बनेगा उ। ठीक है, तीसरे में विसर्ग का बनेगा र और चौथे में विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग लोप का अर्थ होता है गायब। लोप का संस्कृत में होता है कि गायब हो जाना। तो पहले बदलाव में विसर्ग का बनेगा स। क्या बनेगा? विसर्ग का स। दूसरे बदलाव में विसर्ग का बनेगा उ। तीसरे बदलाव में विसर्ग का बनेगा र और चौथे बदलाव में विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। जहाँ स बनता है विसर्ग संधि में, जहाँ स बनता है वह सत्व संधि होती है, सत्व विसर्ग संधि। जहाँ उ बनता है वह उत्व संधि होती है, उत्व विसर्ग संधि। जहाँ र बनता है वह रुत्व विसर्ग संधि होती है और जहाँ लोप होता है वह विसर्ग लोप संधि होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विसर्ग में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं। जब विसर्ग के साथ संधि करते हैं स्वर या व्यंजन की, तो 4 प्रकार के बदलाव होते हैं। पहले बदलाव में विसर्ग का स बनता है और वह संधि कहलाती है सत्व विसर्ग संधि। दूसरे बदलाव में विसर्ग का उ बनता है और वह संधि कहलाती है उत्व विसर्ग संधि। तीसरे बदलाव में विसर्ग का र बनता है और वह संधि कहलाती है रुत्व विसर्ग संधि। और चौथे बदलाव में विसर्ग गायब हो जाता है तो वह संधि कहलाती है विसर्ग लोप संधि। ठीक है, इसको ध्यान में, ये चारों नाम ध्यान में रखना। अब आगे इसके उदाहरण पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से नियम है, क्या है। देखिए, विसर्ग संधि क्या है। तो जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलान से विसर्ग में परिवर्तन होता है तो वही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के ये कुछ भेद हैं जिनमें सत्व संधि आपके पाठ्यक्रम में है। सत्व संधि के लिए जो सूत्र आता है विसर्जनीयस्य सह, ये आपको याद नहीं करना, आपसे नहीं पूछेगा। ये क्या कह रहा है? ये कहता है विसर्ग के बाद यदि खर, हमने उस दिन माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, जैसे यहाँ नीचे लिखें, ये देखिए माहेश्वर सूत्र। खर में अगर आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं तो आपको बता देता हूँ कि माहेश्वर सूत्रों का वर्णन महर्षि पाणिनि ने किया था, जो ये कहते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और इन 14 माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं होती। जैसे मान लो मैं बोलूँ अण, क्या बोला? अण, तो अण में अ ई उ ही आएंगे, न नहीं आएगा। ठीक है, जैसे बोलूँ अक, तो अक में अ ई उ रील री आएंगे, न और क नहीं आएंगे। इसी प्रकार हमने जो ऊपर सूत्र पढ़ा है उसमें पढ़ा है खर, तो खर में ख से लेकर के क प श श
यानी व, य और रै नहीं आएंगे। बाकी ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श। अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण व श यानी ऊष्म वर्ण इसमें हैं। ठीक है, तो संधि क्या कहती है अब इसको ध्यान से देखते हैं। ये संधि कहती है कि यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ये देखिए, तथा स हों, वर्ग हों यानी वर्ण हों तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, विष्णु त्राता। अपने पास एक उदाहरण है, विष्णु त्राता। विष्णु में विसर्ग है और बाद में है त्राता। त्राता को ध्यान से पढ़ेंगे तो त्राता तय वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है? तय वर्ण। इसलिए विसर्ग का क्या बन जाएगा? स, और ये बन गया विष्णु से त्राता। ये तो कह रहा है विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। आगे राम है प्लस च। च वर्ग का पहला वर्ण है, च वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए विसर्ग का बनेगा स। लेकिन जब स बन जाएगा तो स के बाद आ रहा है च, और हमने सचुत्व संधि में पढ़ा था कि स के पहले या बाद में च आ जाए तो स का श बन जाता है, इसलिए क्या बन गया? रामश्च। उसी तरह सटुत्व में पढ़ा था कि स के बाद ट आ जाए। क्या आ जाए? ट वर्ण आ जाए तो विसर्ग का बन जाता है स, और स का बन जाएगा श। जैसे यहाँ देखिए, धनु प्लस टंकार, तो धनु में जो विसर्ग है उसका श बन गया और ये बन गया धनुष टंकार। जैसे निहि प्लस छल, ये छ च वर्ग का है तो यहाँ बन गया निश्छल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर विसर्ग हो, कहाँ हो? किसी भी वर्ण के बाद विसर्ग हो, ठीक है, उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला अथवा दूसरा वर्ण आ जाए, पहला अथवा दूसरा वर्ण, अथवा आ जाए श, और स, इन तीनों में से। यानी यहाँ पर अगर हम ये देखें, पहला दूसरा वर्ण तो 5 वर्ग होते हैं और 5 के 10 वर्ण तो ये हो गए और 3 वर्ण ये। इन 13 वर्णों में से कुछ भी आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर बनेगा स। क्या बनेगा? श। अब ध्यान रखने लायक ये बात है कि अगर स के बाद कोई च वर्ग का वर्ण है तो ये स में बदल जाएगा, और अगर ट वर्ग का वर्ण है तो ये श में बदल जाएगा। ठीक है ना? तो विसर्ग का बनेगा स, और इसमें बदलाव सचुत्व और सटुत्व के अनुसार, यहाँ सचुत्व के अनुसार, यहाँ सटुत्व के अनुसार। ठीक है, इतने बदलाव इसमें होते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि सत्व संधि के जो अन्य उदाहरण हैं वो कैसे आपके पेपर में आएंगे। आपके पेपर में आएंगे या तो वह पेपर में ये प्रश्न डाल देगा कि इसमें संधि बताइए और संधि विग्रह कीजिए। जैसे मान लो उसने शब्द डाल दिया ये ततः प्लस ततः की संधि कीजिए। अब आपको ध्यान से देखना है कि ततः तय के बाद विसर्ग है और बाद में तय आ रहा है। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो विसर्ग का स बनेगा। ये बन गया ततस्य ततः। ठीक है, या फिर ऐसा दे देगा अलग कीजिए, तो आपको अलग करना है तो विसर्ग का स बना दो, ततः प्लस ततः बन जाएगा। ठीक है, हम इनके अन्य उदाहरणों में अभी नहीं जाएंगे। अन्य उदाहरणों में अपनी एक अंतिम क्लास होगी जिसमें आपके जो बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट उदाहरण होंगे जो आपके पाठ्यक्रम के हैं उन सबको एक साथ उठा करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी संधि के इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं वो उस PDF में एक साथ पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ सत्व संधि तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद कल पढ़ेंगे उत्व संधि, क्योंकि उत्व संधि के 2 पार्ट हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी है। तो आज इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।